विद्युत धारा के अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम पहुंच चुके हैं और ये है एनसीईआरटी के मुताबिक 14 नंबर का बिंदु और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु सीधे सीधे ये परीक्षा में आता है कि भाई व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसका काम क्या है। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए या प्रतिरोधों में अनुपात पता करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। दो बातें हो गई देखो, एक तो प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है, एक अगर अनुपात देखना है तो अनुपात भी इससे निकाला जा सकता है। प्रतिरोधों में कोई अनुपात देखना है वो भी इससे निकाला जा सकता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु एक परिपथ प्रबंध है। क्या कहते हैं इसको? सर्किट अरेंजमेंट, यानी परिपथ प्रबंध है ये एक तरह का, जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं या अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मामला है ये और शुरू कर लेते हैं इसको। नाम लिखते हैं पहले एनसीईआरटी के मुताबिक 3.14, ये है नंबर, बिंदु नंबर, और ये है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में काम क्या है? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में या प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करने में। ठीक, दो इसके काम हैं। अब इस परिपथ को बनाते हैं और कुछ ऐसा ही बनाते हैं जैसा एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक, जैसा पाठ्य पुस्तक में है कुछ ऐसा ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए बना लेते हैं। सर्किट अरेंजमेंट, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसका कैसा होता है देखिए। सेतु का मतलब है पहले एक पुल बनाएंगे, एक ब्रिज बनाएंगे ऐसे। ये जो प्रतिरोध है ये है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, इसे कहते हैं आरजी। ठीक, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर बताता है करंट है या नहीं। करंट की उपस्थिति को बताने वाले यंत्र को गैल्वेनोमीटर कहते हैं, ये मान के चलिए। वो करंट को मापता क्यों नहीं है? करंट को मापता क्यों नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर तक की करंट पर काम करता है, मिली एम्पियर तक की। अगर हम उसे कैलिब्रेट कर दें, यानी अगर हम उसका तालमेल बिठा लें, तो उसको एमीटर में या वोल्टमीटर में बदला जा सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर केवल करंट की उपस्थिति बताता है। तो यहाँ पर हमें करंट को नापना नहीं है। गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि करंट अनुपस्थित हो जाए, करंट ना आए, यहाँ पर इस तार में करंट ना आए। ये है सेतु, यानी एक पुल है ये मान के चलिए। और इस सेतु पर हमने लगा रखे हैं प्रतिरोध। ये प्रतिरोध मान लेते हैं R2 और दूसरी तरफ मान लेते हैं R1। और इधर से कोई विद्युत धारा इसमें आती है और आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ सेतु के हमने लगा रखे हैं प्रतिरोध R4 और इस तरफ लगा रखा है प्रतिरोध R3। ठीक, अब इसमें कौन सा प्रतिरोध अज्ञात है? तो कोई सा भी प्रतिरोध अज्ञात लिख सकते हो। एक प्रतिरोध अज्ञात होना चाहिए, बाकी 3 प्रतिरोध ज्ञात होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए मैं कह दूं कि भाई ये प्रतिरोध जो है ये अज्ञात है, ये अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध। ये वाला अज्ञात है, बाकी सब ज्ञात हैं। और ये जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिखाया मैंने, गैल्वेनोमीटर का जो ये प्रतिरोध दिखाया है आरजी, इसको ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें धारा होनी नहीं है, इसमें करंट होना नहीं है। जब हम सूत्र बनाएंगे तो इसमें धारा 0 कर देंगे। इसके बाद इस परिपथ को आगे बढ़ाया जाता है। देखिए काम इतना ही है, बात सिर्फ इतनी है। मान लीजिए मैं नीचे की तरफ से एक धारा इसमें भेज दूँ I1
और ऊपर की तरफ एक धारा इसमें भेजूं I2, तो किरचॉफ के नियम से यहाँ से आने वाली धारा हो जाएगी I1 प्लस I2। इसी प्रकार इसमें जो धारा जाएगी, इसमें वो धारा कर दूं मैं 0, इसमें जाने वाली धारा को मैं मान लूं IG, और IG का मान एक शर्त लगा दूं मैं, एक शर्त से जो है इसे I2 बना दूं, इसे वापस I1 बना दूं, और इसे फिर से I1 प्लस I2 बना दूं। तो देखिए I2 जो है यहाँ से पास हो गई, इसका मतलब IG का मान 0 है। तो लिखते हैं संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में IG जो है वो 0 है। ठीक, यानी गैल्वेनोमीटर में जो हलचल है, जो करंट बताने वाली चीज़ है, जो उसकी सुई है, जो उसका पॉइंटर है, वो नहीं हिल रहा है, 0 है। अब इसका मतलब होता है कि ये शर्त लगा दी हमने कि भाई गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 0 है, तो ये I2 जो करंट ऊपर मानी हुई है R2 वाली, ये पहुंच जाएगी कहाँ पे, R4 में। ठीक, अब इससे नीचे वाली I1 है, ये भी पहुंच जाएगी R3 में और आगे बढ़ जाएगी दोनों। अब यहाँ बात क्या है, बात यह है कि हमें R1, R2, R3, R4 के बीच में एक संबंध बनाना है। अब उसको कैसे करते हैं, देखो कुछ नाम लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। यहाँ नाम देते हैं बिंदु A, पॉइंट A, B, यहाँ दे देते हैं C, यहाँ दे देते हैं D। ठीक, अब यदि गैल्वेनोमीटर में धारा 0 है तो लिखते हैं यदि IG 0 है तो। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि गैल्वेनोमीटर को जोड़ने वाली तार B और D के बीच विभवांतर 0 है। तो क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VD इक्वल टू 0, या VD माइनस VB इक्वल टू 0। दोनों बातें हैं, जो चाहे लिखिए, आप मर्जी के मालिक हैं। चाहे आप VB माइनस VD, बिंदु B का विभव और बिंदु D का विभव, इनको घटा के 0 कर दीजिए, क्योंकि धारा तो इसमें है नहीं, करंट तो इसमें है नहीं। ठीक, या VD माइनस VB को 0 कर दीजिए, मर्जी आपकी है। ठीक, चलिए कैसे करेंगे इसको 0। अब देखिए, अगर मैं VB माइनस VD को 0 करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं D से चलता हूँ, B पे जाता हूँ। मैं बिंदु D से चलता हूँ और B पे जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि विभव कितना लिया गया, कितना लिया गया। ठीक, अब चलिए, अगर मैं B से चलता हूँ और D पे जाता हूँ तो धारा की दिशा में चलने पर विभव घटता है, और अगर मैं धारा की विपरीत दिशा में चलता हूँ तो विभव बढ़ता है। इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर मैं D से इस तरफ, इस रास्ते से होते हुए B तक जाता हूँ, देखिए ये बन गया D मेरा प्रारंभिक बिंदु, और मैं इस रास्ते से होते हुए B तक जाता हूँ ऐसे, यूँ। ठीक, तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया मेरा, और ये अंतिम बिंदु हो गया। अब यहाँ से मैं कुछ विभव लेके चलता हूँ, और उस विभव को B तक जाते जाते मैं खर्च कर देता हूँ, ये मान के चलिए। देखिए, धारा की विपरीत दिशा में जब मैं चलूँगा D से, तो मुझे, क्योंकि धारा की दिशा विपरीत है, देखिए I1 R1, जो I1 है वो आ रही है D की तरफ, और मैं जा रहा हूँ D से A की तरफ। इसका मतलब ये विभव मुझे प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, I1 R1, यानी खर्चा नहीं है। धारा की दिशा में जाने पर खर्चा होता है, विभव खर्च होता है। धारा की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो विभव घटता है। ठीक, अब इसके बाद A से आगे बढ़े, अब देखिए धारा की दिशा में जा रहा हूँ मैं, विभव घटेगा, यानी
जो विभव ए पर होगा उससे कम विभव बी पर होगा। इसका मतलब विभव घटेगा। विभव कितना घटेगा, विभवांतर कितना हो जाता है, वी इक्वल टू आई आर। परिपथों में प्रतिरोध कितना विभवांतर खा जाते हैं, वी इक्वल टू आई आर। तो बात सीधी हो गई कि अब मैं ए से बी पे जाऊंगा तो ये खर्चा है, आई टू आर टू, घटा लो इसको, माइनस आई टू आर टू, और ये बात हो गई कि ये ज़ीरो है। अब ये ज़ीरो है तो यहाँ से एक संबंध आता है मेरे पास, क्या आता है, देखिए ये वैल्यू क्या है, ये ज़ीरो है, क्योंकि मुझे पता है वी बी माइनस वी डी ज़ीरो है। अब यहाँ से बात आ गई मेरे पास, आई वन बटे आई टू इक्वस टू आर टू बटे आर वन। ये मुझे पहला समीकरण मिल गया। ठीक, एक बार समझ में आ गया तो इतना पक्का याद हो जाएगा कि ऑल द लाइफ, सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ठीक, चलिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया तो बल्ले बल्ले 3 नंबर मिलने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक, और इस पर आधारित अगर कोई आंकिक प्रश्न आ जाता है, जैसा कि मैं इस क्लास में अभ्यास कराऊंगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। चलिए, अब मैं बी से डी पे दूसरे रास्ते से जाता हूँ, यानी फिर मैं यही निकालता हूँ वी बी माइनस वी डी। अब मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ। दूसरा रास्ता कौन सा है मेरा, देखिए ये है मेरा दूसरा रास्ता। इस रास्ते से जाता हूँ इस बार, इस रास्ते से पहुँचता हूँ मैं इस बार, ऐसे। तो समझ गए, इस रास्ते से जाऊँगा इस बार। अब लिखता हूँ, देखिए डी से सी तक जाने में मैं विद्युत धारा की दिशा में चला। कितनी धारा बह रही है, आई वन। इसका मतलब विभव खर्च होगा, तो माइनस आई वन आर थ्री। अब सी पे पहुंचने के बाद मैं विद्युत धारा की दिशा के विपरीत चला, क्योंकि जो I2 है वो B से C की तरफ आ रही है और मैं C से B की तरफ जा रहा हूँ। इसका मतलब मुझे विभव प्राप्त हुआ, पावर गेन विभव मिल गया। तो चलते हैं, I2R4। अब ये चीज़ भी देखिए शून्य है, ये भी ज़ीरो है। यहाँ से क्या निकालता हूँ, फिर से I1 बाई I2 का मान निकालता हूँ। तो कितना आ जाएगा, I1 बाई I2 का मान जाएगा R4 और बटे R3। ये दूसरा समीकरण हो गया। देखो, ठीक, समीकरण नंबर 1 और 2 से I1 बटे I2 के मान मिला देने पर, I1 बटे R2 लिख दिया। देखो I2 था, है ना, ये लो। ठीक, तो क्या बनेगा संबंध, संबंध बन जाएगा R2 बटे R1 और R4 बटे R3। और क्या लिख देंगे इसमें, इसमें लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से I1 बटे I2 का मान समान करने पर। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका सूत्र। बस यही हमें लाना है, R2 बटे R1, R4 बटे R3। अब इस सूत्र में एक बात हमारे सामने आती है कि इसको किस किस तरीक़ों से लिखा जा सकता है। देखिए, एक हम लिख सकते हैं R2 R3 बराबर R4 R1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, आमने सामने वालों की गुणा करें तो बराबर कर दें। बदल सकते हैं, R1 बाई R2 R3 बाई R4। देखो पलट के लिख दिया मैंने, पलट के भी लिख सकते हैं। तो ये सब इस सूत्र के रूप हैं। अब इसमें अगर मैं जानना चाहता हूँ R4 को, तो मेरे पास बाकी 3 प्रतिरोध के मान होने चाहिए। यानी मेरे पास R1 होना चाहिए, R2 होना चाहिए, R3 होना चाहिए। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, R4, ये अज्ञात प्रतिरोध मैं निकाल सकता हूँ। तो बिल्कुल सीधी सी
सरल सी भाषा में ये व्हीटस्टोन सेतु को सिद्ध करने का एक सामान्य सा तरीका है। इसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं किरचॉफ के नियम से, देखिए ये सिद्ध हो चुका है, इसका फ़ोटो खींच लो, इसका अपने मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने हाथ भी हटा लिया, ओके, ये सिद्ध हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सामान्य पद्धति है इसको सिद्ध करने की, विभव या बी और डी के विभवांतर को शून्य करने के बाद। इसके बाद इसका दूसरा तरीका है कि इसको किरचॉफ के नियम से करें, किरचॉफ्स रूल बोलते हैं अंग्रेजी में, उससे भी करेंगे आप इसको, तो मैं उससे भी करके आपको इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब क्या लिख दूं? अब लिख दूं किरचॉफ के नियमानुसार, ठीक। अब लिख देता हूं, देखो, किरचॉफ के नियमानुसार, ठीक। चलिए, करंट जिस प्रकार दे रखी है वैसे ही दे दो, कोई बुराई नहीं है। ए बी डी ए में पाश या लूप, लूप कौन सा ले रहा हूँ? ए बी डी ए, जरा पकड़ें इसको कस के, कौन सा लूप ले लिया सर ने, जरा पकड़ो इसको, देखो कौन सा लूप है, ए बी डी ए, यानी इसमें लूप में मुझे ऐसे घूमना होगा, ए से चलूँगा और ए पे आ जाऊँगा। चलिए इस लूप में समीकरण लगा देता हूँ। देखिए, बिंदु ए से चलता हूँ तो बिंदु ए से अगर विद्युत धारा की दिशा में चलता हूँ तो विभवांतर घटता है। लूप लगाने का एक ये नियम है। इसके अलावा दूसरा नियम भी मैंने आपको बता रखा है, वो पीछे के आंकिक प्रश्नों में आपने देखा होगा, ठीक। विद्युत धारा की दिशा में प्लस करें, उल्टी दिशा में माइनस करें, टोटल जीरो कर दें, वो भी है, वो भी लगा देते हैं। लेकिन नियम के अनुसार अगर बात करें तो विद्युत धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर या विभव घटता है, ठीक। तब देखिए, ए से बी पे चले तो कितना विभव कम हो गया, I2 R2 कम हुआ है तो माइनस लगा दिया, ये देखिए। अब फिर धारा की दिशा में चले, लेकिन ये जो IG है ये शून्य है, IG क्या है? शून्य है। तो B से D पे आने पे कोई विभवांतर घटा नहीं, कोई विभव घटा नहीं, कोई विभव बढ़ा नहीं। अब D से A पे गए तो विद्युत धारा की दिशा में गए तो बढ़ गया, यानी I1 R1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि IG जो है वो शून्य है, संतुलन की अवस्था में IG शून्य है, गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य है। तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से मुझे मिल गया I1 बटे I2, और ये मुझे कितना मिल गया? ये मिल गया मुझे I1 बटे I2, यानी R2 बटे R1। अभी लूप दूसरा लूँगा मैं, अब मैं लूप लूँगा BCDB, लूप BCDB में, है ना, ये देखिए इसमें भी लिख दो मैं। चलिए शुरू करें। देखिए, B से C पे जाने पे विद्युत धारा की दिशा में चले तो विभव घटेगा, तो माइनस कर दिया, देखो I2 R4। C से D पे आने में विद्युत धारा की दिशा के विपरीत चले तो विभव बढ़ गया I1 R3 प्लस I1 R3 इक्वल टू 0, क्योंकि IG 0 है, क्योंकि
डी से अगर बी पे जाएंगे तो आई जी के अनुसार परिवर्तन होगा, लेकिन आई जी जो है गैल्वेनोमीटर में जो धारा है वो शून्य है। तो ये बात पक्की हो गई। सर ये तो पक्का समझ में आ गया, सर ये पक्का समझ में आ गया। चलिए करते हैं। I1/I2 कितना बन रहा है, देखो I1/I2 R4/R3। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से I1/I2 का मान समान करने पर तो क्या बन गया, R2/R1 और ये बन गया R4/R3। ये देखो बस ठीक। किरचॉफ का नियम लगाकर ऐसे करेंगे, देखो इसका फोटो ले लो, किरचॉफ के नियम से ऐसे होगा सिद्धि, है ना, हो गया। बिल्कुल सीधी सी बात है, सरल सा मामला है। किरचॉफ के नियम लगाने का अभ्यास हमें करना है, समझना है। आंकिक प्रश्न में करवा रहा हूँ और लगा रहा हूँ। 2 तरीके मैंने डिसाइड किए, 2 तरीके मैंने बताए हैं, दोनों मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो तरीका है कि विद्युत धारा की दिशा में जाने पर विभव घटता है, ठीक, ये रूल है, ये नियम है। इसी के अनुसार अगर लगाएं किरचॉफ का नियम तो ये बेस्ट, सबसे अच्छी बात है ये। अब अगर इसका उल्टा सोचें कि भाई बीजगणितीय योग लगा लें, तो वो भी मैंने बहुत से प्रश्नों में लगा के दिखाया आपको, वो भी आप समझ सकते हैं। जैसी धारा है वैसे प्लस माइनस करते जाएं। धारा की दिशा में क्या करें, प्लस कर दें, उल्टी दिशा में माइनस कर दें, टोटल 0 कर दें। ठीक, ये भी चीज़ें होती हैं। जैसी बैटरी आती है सामने, उस बैटरी का जैसा टर्मिनल हमारे सामने आता है उसके हिसाब से प्लस माइनस कर दें। ठीक, ये चीज़ मैंने पीछे की क्लासों में आपको अच्छे से करके बताई है। दोनों तरीक़ों से किरचॉफ का नियम लागू कर दिया जाता है। अब अगर इस परिपथ को पूरा कर लें, अगर हम इस परिपथ को पूरा कर लें और इस परिपथ में कोई, देखिए अब तक कोई परिपथ वाली बात नहीं है इसमें, मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई। कहीं लगाना चाहो तो लगा लो। अब देखो अगर इसे पूरा कर लें परिपथ को तो ये इस तरीके से पूरा हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे पूरा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का, ये हो जाएगा उसका विद्युत वाहक बल। पॉजिटिव से धारा निकलेगी और यहाँ घूम के आएगी, तो ये परिपथ ऐसे पूरा हो जाएगा। अगर चाहें तो इस परिपथ को ऐसे पूरा कर लें। ठीक, इसके सिद्ध होने में इस परिपथ का कोई काम नहीं है, वो है धारा का। धारा मान ली हमने, I1+I2 जा रही है और I1+I2 आ रही है। तो यहाँ से आने वाली धारा कितनी हो गई फिर, I1+I2। देखो ये धारा हो गई आने वाली। ओके, इस तरीके से सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सरल सी विधि है। अब मैं कराता हूँ इस पे कुछ उदाहरण, आंकिक उदाहरण, कैसे इसको देखते हैं। अपना फुल कोर्स प्राप्त करें और मुझे फ़ोन करें, जानकारी के लिए मुझे फ़ोन करें। अगर आप इस वीडियो को
YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो का मकसद है कि आप फुल कोर्स में आ जाएं, अपना कोर्स पूरा करें। फिजिक्स, गणित और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे विषयों को टुकड़ों में तोड़कर ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैं उदाहरण लेता हूँ कि व्हीट स्टोन सेतु किसी परिपथ का हिस्सा है। व्हीट स्टोन सेतु किसी परिपथ का हिस्सा है और परिपथ में धारा के मान पूछे गए हैं। देख कैसे हो सकता है व्हीट स्टोन सेतु परिपथ का हिस्सा, मैं उसका उदाहरण लेता हूँ। अब उदाहरण के लिए इस परिपथ को ठीक से देखिए आप। इसमें व्हीट स्टोन सेतु कहाँ पर है और वो परिपथ में किस प्रकार फिट है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो व्हीट स्टोन सेतु इस परिपथ में यहाँ पर है। अब चेक करना पड़ेगा मुझे कि वो संतुलन की अवस्था में है या नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि फिर मैं, अगर वो संतुलन की अवस्था में है तो मैं इस बीच वाले प्रतिरोध को काट दूंगा, इसे हटा दूंगा मैं। क्योंकि आप जानते हैं कि संतुलन की अवस्था में जो ब्रिज है, जो पुल है, उस पर लगा हुआ प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर की जगह पे होता है, उसमें धारा नहीं बहती, उसका कोई काम नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि अनुपात देखिए R/2R, 2R/4R। तो दोनों तरफ जो अनुपात है 1/2, 1/2, यानी R1/R2, R3/R4 एकदम इस पर फिट है। इसका मतलब ये जो बीच का प्रतिरोध है इसका काम नहीं है, ये हट जाएगा। अब अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो कुल मिलाकर ये परिपथ किस प्रकार बना हुआ नज़र आएगा मुझे। ऊपर के दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, नीचे के दोनों श्रेणी क्रम में, और ये दोनों समांतर क्रम में, फिर ये श्रेणी क्रम में, फिर ये श्रेणी क्रम में। तो इस पद्धति के अनुसार चलते चलते मैं विद्युत धारा का मान निकाल लूँगा। चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। तो ऊपर जो प्रतिरोध हैं वो कैसे हैं, वो आ गए श्रेणी क्रम में। देखो कितने आराम से सब कुछ हो रहा है, कितने आराम से। R/2R। चलिए नीचे वाले पे आ जाते हैं। 2R और 4R, ये भी हो गए श्रेणी क्रम में। उसके बाद आगे बढ़े और ये हो गया R, ये वाला। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, इसको ले आते हैं, छोटे वाले को भी ले आते हैं। ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध के रूप में लिखा हुआ छोटा r। ठीक, अब इस परिपथ को हल करते हैं। आप देख रहे हैं कि R और 2R श्रेणी क्रम में हैं, तो इन दोनों की जगह पे हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं 3R और इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ दिया मैंने, देखो तो कितना लग जाएगा 3R। 3R जोड़ दिया, देखो मैंने ये जोड़ दिया। अच्छा, नीचे वाले भी श्रेणी क्रम में हैं, इनकी जगह पे क्या लगा दूंगा, इनकी जगह पे लगा दूंगा 6R। तो ये कितना लगा दिया मैंने 6R, और इनको हटा दिया, ये हटा दिया, देखो ये हो गया। देखो अब ये जो 3R और 6R हैं, ये किस में हैं, पार्श्व क्रम, समांतर में हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओम बन जाएगा। 2 ओम बनेगा कैसे, अगर मैं इन्हें 2 ओम बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा। अरे सर ये तो हमें पता है, R इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/6
इससे बन जाएगा सर आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध। तो ये कितना हो गया, तो इसे भी हटा लूँ, ये कितना बन गया बताओ, ये बन गया 2R। ठीक, अब 2R और ये R किस में दिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 3R। ये लो फटाफट अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करते जाएं, ये बन गया 3R। ठीक है, अब कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 3R प्लस R, तो कितनी धारा बहेगी, बैटरी से होकर कितनी धारा बहेगी, धारा का मान कितना आ गया ज़रा बताओ, E/R प्लस R। ठीक, सरल है। यानी अगर किसी परिपथ में व्हीटस्टोन सेतु है, उसे पहचाना जाए, उसके सेतु कहाँ पर है, उस सेतु को हटा दिया जाए, संतुलन की अवस्था में, यानी R1/R2, R2 और R3/R4 ये समान होना चाहिए। अगर देखा जाए दिस अपॉन दिस बटे दिस वही है जो यहाँ पर है अनुपात। ठीक, यानी अगर देखा जाए आमने सामने वालों की गुणा, ये भी मैंने बताया था, आमने सामने वालों को गुणा कर दूँ तो बराबर आएंगे। देखो 4 को गुणा कर दूँ 1 से, 2 को गुणा कर दूँ 2 से, तो इसका मतलब है कि ये बीच की चीज़ हट जाती है, सेतु हट जाता है क्योंकि उसमें धारा नहीं होती। चलिए कुछ उदाहरण और लेते हैं। चलिए एक प्रश्न लिखते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। अब यहाँ से मैं प्रश्न अब पूछूंगा। आप देख रहे हैं कि ये व्हीटस्टोन सेतु है लेकिन संतुलन की अवस्था में नहीं है। आप देख रहे हैं इसके बटे में रखूं 9 तो 8 के बटे में क्या, संतुलन की अवस्था में नहीं है क्योंकि आमने सामने वालों की गुणा बराबर नहीं है या उनके अनुपात बराबर नहीं है। अब मैंने सवाल पूछा 8 ओम के प्रतिरोध के साथ, 8 ओम के साथ कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए ताकि 15 ओम प्रतिरोध में, 15 ओम प्रतिरोध में धारा शून्य हो जाए। प्रतिरोध 8 ओम के साथ कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए ताकि 15 ओम प्रतिरोध में धारा शून्य हो जाए। ठीक, ये है आपका परिपथ और ये है परिपथ पर सवाल।
अब देखिए 15 ओम का जो प्रतिरोध है वो यहाँ पर है, सेतु की जगह पर है। यानी यहाँ पे क्या है, ये सेतु है। इसमें धारा शून्य होने के लिए ज़रूरी है कि 3/9 8/27 होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं इसके साथ मुझे यहाँ कितना प्रतिरोध चाहिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुझे प्रतिरोध मिले इस अनुपात के अनुसार। मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ R1 और इसको मान लेता हूँ R2 और यहाँ पर एक प्रतिरोध मान लेता हूँ R3 और इसको मान लेता हूँ R4। ठीक, तो मुझे R3 का मान कितना चाहिए संतुलन की अवस्था में, तो मैं जानता हूँ R1/R2 R3/R4 मान रखने पर 3 9 27, तो मुझे मेरे पास आना चाहिए R3 जो है वो मेरे पास 9 ओम आ जाना चाहिए। मान रख के देख लो, R1 की जगह पे क्या रखेंगे 3, R2 की जगह पे क्या रखेंगे 9 और R4 की जगह पे क्या रखेंगे 27। तो ये R3 का मान जो है ये आएगा 9 ओम। होना चाहिए इतना, लेकिन है कितना 8। ठीक, मैं इसके साथ में कितना प्रतिरोध और लगा दूं कि 9 ओम हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ में एक प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा मुझे श्रेणी क्रम में। ठीक, कितना बनाना है मुझे 9, तो मुझे बनाना है 9, पहले से 8 है, ये लगा दिया मैंने Rx, तो Rx का मान हो जाएगा 1 ओम। और कैसे लगाया, श्रेणी क्रम। ठीक, यानी इसके साथ मुझे श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध और लगाना पड़ेगा। अब देखो जरा अनुपात बराबर हुआ कि नहीं, 3/9 9/27। ठीक, तो यानी अगर किसी प्रतिरोध के साथ कोई प्रतिरोध जोड़ना पड़े या घटाना पड़े तो इस प्रकार पहले पता कर लेते हैं कि वहाँ पर कितने प्रतिरोध की आवश्यकता है, उसके बाद उसके साथ श्रेणी में या समांतर में जोड़ करके नया प्रतिरोध कितना लगाना है इसका पता लगाया जा सकता है। अब जैसे हमें यहाँ पे कितनी आवश्यकता है, हमें चाहिए 9 ओम, है कितना 8 ओम, तो 1 ओम श्रेणी क्रम में लगा देता हूँ मैं। ठीक, अब इस प्रश्न को देखते हैं थोड़ा बदल के। मैंने इस प्रश्न को बदल दिया और मैंने इसको 8 ओम नहीं किया, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। देखो कितना, इस बार मैंने कर दिया इसको 12 ओम, ऐसे बना दिया मैंने इसको। और यहाँ पे मैंने प्रश्न में बदल दिया 12 ओम के साथ कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए ताकि 15 ओम प्रतिरोध धारा शून्य हो जाए। तो यानी ये चीज़ जो कि तुम्हें देखिए, मुझे यहाँ पे कितना R3 चाहिए, मुझे यहाँ पे R3 की मेरी आवश्यकता क्या है, मुझे R3 चाहिए यहाँ पे 9 ओम संतुलन के लिए, है कितना 12। तो मैं श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकता, मैं इसके साथ कोई भी प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो मान और बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान घटाने के लिए मैं क्या करूं, समांतर क्रम में जोड़ दूं इसके साथ। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर मुझे कितना प्रतिरोध बनाना है, मुझे बनाना है 1/9 बनाना है। और मैं जोड़ रहा हूं x, पहले से कितना है 12, और इस x को मैं इसके साथ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसके साथ मैं इस x को दिखा रहा हूँ, समांतर क्रम में जोड़ा मैंने, यहाँ दिखा देता हूँ। देखो x, ऐसे ये x जो है मैंने इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक, अब मैं इस x का मान निकालता हूँ, कितना बनेगा x का मान, देखो यहाँ से हल करने पे कितना बनेगा 1/x 1/9 माइनस 1/12। क्या इसका लघुत्तम होगा, एलसीएम क्या होगा 12 और 9 का 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 3/12,
तो x का मान आ गया बटे 12 नहीं बटे 36, लघुत्तम बन चुका है। हाँ, x का मान आ गया 36 ओम। ये हो गया उत्तर। यानी मैं इस 12 के साथ में x जो है 36 ओम का प्रतिरोध लगा दूं तो ये कुल मिला के 9 ओम हो जाएगा और ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में आ जाएगा और 15 वाले में करंट 0 हो जाएगी, 15 वाले में धारा 0 हो जाएगी। ठीक, यानी संतुलन में लाना हो तो इस प्रकार, घटाना हो मान तो समांतर में जोड़ लें x, बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ लें x। ठीक, ये दो उदाहरण बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोनों, एक में श्रेणी क्रम जोड़ा गया, एक में समांतर क्रम जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अब इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु पर एक प्रश्न, एक उदाहरण एनसीईआरटी में है। अब हम उसे हल करके दिखाते हैं। ठीक है।